नमस्कार, आदाब। बोल इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। खैर मकदम है, मैं हूं इरफान। इन दिनों हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पर फ्री क्लासेस की एक सीरीज चला रहे हैं बोल इंडिया टीवी पर, जिसमें हम बातचीत की कला या कहें वार्तालाप को रोचक और सार्थक कैसे बनाएं या गुफ्तगू को एक फनी एतबार से कैसे बरतें, इस बारे में हम यहाँ इस सीरीज में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ ये बातचीत या वार्तालाप या कन्वर्सेशन या गुफ्तगू, ये जो टर्म इस्तेमाल हुए, इसका जिक्र एक खास कॉन्टेक्स्ट में ही हो रहा है, और वो है मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जर्नलिज्म को इस तरह इस्तेमाल करना जिससे कि इंपॉर्टेंट लोगों की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी इस तरह दर्ज की जाए कि वो हमेशा हमेशा के लिए यूजर्स के काम आए। क्योंकि इस काम को मैं एक नेशन बिल्डिंग का काम मानता हूँ और यही मानकर करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसे लोगों के साथ अपने इस लंबे करियर के दौरान हुए अनुभव, एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात शेयर करने हैं जो इस काम को इसी स्पिरिट से आगे बढ़ा सकें। क्योंकि अकेले मेरे बस का इस बड़े विशाल देश में और लंबे समय तक बहुत सारे लोगों के साथ जो अलग अलग डिसिप्लिन में अचीवर्स हैं और इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, उनके साथ अकेले मेरे बस का सबके पास पहुंच पाना नहीं है। और बीच बीच में ऐसे भी लोग आते हैं जो देश के अलग अलग कोनों में अचानक कुछ नया काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोग इस सीरीज के जरिए, इस ट्रेनिंग के जरिए मेरे एक्सपीरियंसेस से एनरिच होकर ऐसे लोगों की संख्या सामने आए, ऐसे लोग वॉलंटियर करने के लिए सामने आए या सीख कर इस काम को आगे बढ़ाएं और इसे मल्टीप्लाई कर सकें। ये इस सीरीज का एक मेन क्रक्स है, इसका एक मेन पर्पस यही है। क्योंकि भारत जैसे बड़े देश में इसे बड़े पैमाने पर मेरा मानना है करने की जरूरत है। क्योंकि अलग अलग फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वो चाहे अपनी स्मृतियों के धुंधले होने की वजह से या अपने अनुभवों में दिलचस्पी न लेने की वजह से अपने साथ वो सारे एक्सपीरियंसेस लेकर या तो कहीं गुमनामी में चले जाते हैं और या हम उनके उस विजडम का, उस एक्सपीरियंस का कोई फायदा नहीं उठा पाते। जो कुछ मैं यहाँ कह रहा हूँ वो कोई भी किताबों में पढ़ी हुई बातें या बुकिश नॉलेज मैं यहाँ आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। ये बात मैं डे वन से कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ वो मैंने जो अपने काम को करते हुए अपनी जिंदगी में सीखा है, वही मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें जिन चीजों पर हम लोग पिछले क्लासेस में बात कर चुके हैं वो इसी फ्रेमवर्क में, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या पहलू बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किए जाने चाहिए, उनमें है रिसर्च, अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करके आगे बढ़ना, ऑडियंस को कंसिडर करके चलना, अपने सवालों को प्रिपेयर करना, अपनी स्क्रिप्ट और आउटलाइन तैयार करना, टेक्निकल चेकअप करना जिससे कि आप जिन इक्विपमेंट, जिस इकोसिस्टम में रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं वो सब सही है कि नहीं, अपने सेटिंग्स और एटमॉस्फेयर पर ध्यान देना कि आप एक पीसफुल काम जगह पर बैठकर बात कर सकें जिससे कि ज्यादा डिस्टरबेंसेस ना हो, रिकॉर्डिंग में भी ना हो और बातचीत के दौरान ध्यान इधर उधर ना भटके। टाइम मैनेजमेंट भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। और अपने गेस्ट के साथ जो आपका सब्जेक्ट है, जैसा मैंने कहा कि ये कन्वर्सेशन किसी इंपॉर्टेंट आदमी के साथ या औरत के साथ हो रही है, तो अपने गेस्ट या सब्जेक्ट के साथ रैपो बनाना और एक आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, जो काम आप करने जा रहे हैं उसे प्रोफेशनल ढंग से करें, प्रोफेशनली प्रेजेंट हो, प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप हो। और एक्टिव लिसनिंग इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्टिव लिसनिंग के तहत आप अपने सवालों को ठीक ढंग से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं उसके रिपीटिशंस ना हो, इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर ये सब कुछ करने के बाद जब आपका इंटरव्यू या ये कन्वर्सेशन जब रिकॉर्ड हो जाता है या उसकी कैप्सूलिंग हो जाती है, पैकेजिंग हो जाती है, तो आप उसको दोबारा सुने और फॉलो अप के लिए तैयार रहें कि इसमें क्या ऐसी चीजें रह गई हैं जिन्हें अगली बार ठीक करने की जरूरत है। इस सिलसिले में हमने शुरू किया था कि सबसे पहले आप अपने गेस्ट को जानें कि जिसके साथ आप बात करने जा रहे हैं कि वो कौन है, उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल जर्नी क्या है। और उसमें भी हमने कहा कि उसका प्लेस ऑफ बर्थ, उसकी फैमिली के बारे में जाने, उसके सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में जाने, अपने गेस्ट की एजुकेशन के बारे में जाने, उसके बिलीव्स, पर्सनल बिलीव्स और उसके कल्चरल इंप्रेशंस जो उसके ऊपर पड़े हैं उनके बारे में जाने और उसके करियर ग्राफ पर नजर रखें और उसके
पुराने बयान, चाहे वो किसी अखबार में छपे हों, किसी मैगजीन में छपे हों, किसी पोर्टल पे छपे हों, कोई इंटरव्यू की शक्ल में हो, कोई छोटे मोटे यूट्यूब वीडियो हों, या कोई टेलीविजन रिकॉर्डिंग्स हों, या कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हों, उन पर भी नजर डालना, ये सब हमारी रिसर्च का हिस्सा है, जो जिस पर हमने बहुत डिटेल में पिछले एपिसोड्स में कि अपने गेस्ट को हम कैसे जाने, ये रिसर्च के एंगल से हम कैसे करें। इसके बाद है कि हम अपने ऑडियंस को जाने, वो भी एक अलग से एपिसोड है जो पीछे आप यूट्यूब पर वो मौजूद है। अपने ऑडियंस को जानना भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज में 3 इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, एक आप, एक दूसरा आपका गेस्ट, और तीसरा आपका ऑडियंस। तीनों के साथ से ही ये एक एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है। तो इसके लिए ये तीनों चीजों को जानना बेहद जरूरी है। मास कम्युनिकेशन में ये कहा जाता है कि इसका जो 3 मेजर इसके मोटो या पर्पसेस हैं, वो है इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना या एजुकेट करना, या कई बार ये तीनों चीजें एक साथ करना, या कोई 2 चीजें एक साथ करना, ये उसका मेन क्रक्स होता है। इस सिलसिले में जब आप अपने गेस्ट को जान जाते हैं, जब आप अपने ऑडियंस को जानने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसेस में आपको खुद को भी जानना होता है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस, और आपका जो पर्पस या मिशन है इस प्रोफेशन को चुनने का एज ए कम्युनिकेटर, अपने आप को जानना जरूरी होता है, और अपने आप को ठीक करना, अपने साथ हो चुकी गलतियों को अंडू करना, अपने को हर रोज नया करना, अपने को नए नए सब्जेक्ट्स के लिए तैयार करना, सेल्फ को मोटिवेट करना, सेल्फ स्टडी में अपने आप को डालना, तो ये कोई कैजुअली की जाने वाली चीज नहीं है, जिसमें आप अपने आप को जानते हैं, और इसी तरह आप एक ट्रस्ट, एक फेथ और एक क्रेडिबिलिटी आप इस कॉन्वर्सेशन के फील्ड में बना पाते हैं। आज की बातचीत में मैं कोशिश करूंगा कि जिन लोगों से पिछले वर्षों में, पिछले दशकों में मैं मिलता रहा, उनके साथ कुछ एनेक्डोट्स के जरिए इस बात को मैं समझाऊं कि कैसे आपका जो गेस्ट है वो आपके अंदर कोई ट्रस्ट करता है, या कैसे वो कॉन्वर्सेशन एक बॉन्डिंग कैसे पैदा करता है, और वो दूसरे कॉन्वर्सेशन से कैसे अलग हो जाता है। ये सिर्फ आपकी इस जिम्मेदारी भरे जेस्चर से होता है कि आपने इस काम को कितना जिम्मेदारी के साथ समझा है। हम लोगों के जो फेलो प्रोफेशनल्स हैं, जो इस इंटरव्यूइंग के जरिए प्रोफाइलिंग करते आए हैं, उनमें से कुछ ने इस तरह इस प्रोफेशन को, खासतौर पर इंटरव्यूइंग एज अ फॉर्मेट को, मैं कहूंगा कि नीचा गिराने का कॉन्टिन्यूअस काम किया। वो इल प्रिपेयर्ड होकर बैठते हैं। पहला काम वो ये करते हैं कि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में, जिस डोमेन की बात है उसके बारे में, या अपने गेस्ट के बारे में जिससे आप बात कर रहे हैं उसके बारे में, वो लीस्ट कंसर्न होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडियो में इस बात पर जोर देते हैं कि उनका मेकअप ठीक है कि नहीं, उनके कपड़े ठीक हैं कि नहीं, वो ठीक से प्रेजेंट हो पा रहे हैं कि नहीं, और वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं बातचीत के दौरान, और बीच बीच में इंटरवीन करते हैं, ताकि आपको मालूम है ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस में अगर सिर्फ आपका गेस्ट बोलता रहे तो आप अनश्योर रहेंगे एज अ व्यूअर कि कौन बात कर रहा है। ये एक इनसिक्योरिटी उनको हमेशा अपना चेहरा चमकाने के लिए टेम्प्ट करती है, और ये टेम्पटेशन इस पूरे फॉर्मेट को लगातार, जब मैंने ये शो शुरू किया था तो ये एक मेजर कंप्लेंट थी कि होस्ट गेस्ट को इंटरप्ट करता है, उसके मुंह में अपने अल्फाज, अपने शब्द डालता है, अपना एजेंडा पुश करता है, वो बिलो द बेल्ट वार करता है, वो फैक्ट्स को गलत कोट करता है, और इस तरह वो कॉन्टिन्यूअसली अपनी इनसिक्योरिटी को स्क्रीन पर जाने अनजाने पेश करता है, और ये लिसनर के लिए, व्यूअर के लिए एक बहुत एनोइंग चीज होती है। मिसाल के तौर पर, अगर शुभम मुद्गल जो कि एक क्लासिकल सिंगर हैं, वो अगर अपनी आ, एक कोई जर्नी बता रही हैं, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह उनके अर्ली चाइल्डहुड में उनके घर में उनके पेरेंट्स ने जिस तरह उनको मोटिवेट किया, वो धीरे धीरे करके उनके लिए वो एक शौक जो है वो प्रोफेशन की तरह बदलता गया। अब इस बात को कहने के लिए कहीं वे बैक 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी किसी घटना को, किसी इंसिडेंस को, या किसी वाक़े को अगर वो रिकॉल कर रही है,
यहाँ पर एंकर की जिम्मेदारी है कि उस बात को पूरी एम्पैथी और और जिम्मेदारी के साथ सुने कि वो क्या कह रही हैं, उनके चेहरे पर उस बात को याद करते हुए क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, क्या वो उसके बारे में आगे और बात करने को लेकर विलिंग है। अब ये सारी चीजें अगर आप एज अ प्रोफेशनल अटेंटिव नहीं है और अपने गेस्ट के जो आपके सवाल के जवाब में कुछ थॉट्स फॉर्मुलेट कर रहा है या कर रही है, जब वो बोलना शुरू करता या करती है और आप अपने अगले सवाल को फायर करने की जब तैयारी में रहते हैं, तो एक जो लय बातचीत की बनी है वो अचानक टूट जाती है। क्योंकि आपके दिमाग में जो जिनकी बात मैंने पहले की, ऐसे लोग जिन्होंने इंटरव्यूइंग के फॉर्मेट को एक मिसयूज किया, अंडर यूटिलाइज किया, अब्यूज किया, आज भी कर रहे हैं। कैसे एक इंटरव्यू दूसरे इंटरव्यू से अलग हो जाता है, ये अलग बात है कि उसका पर्पस भी अलग होता है। कई बार इंटरव्यूइंग के पर्पसेस अलग हैं, इसके बारे में भी हमने पिछले एपिसोड्स में बात की है। लेकिन प्रोफाइलिंग के केस में भी ऐसे इंटरव्यू जो इस पर्पस से ही किए जा रहे हैं कि हम आपको इसलिए बुलाकर स्टूडियो में लाए शुभा मुद्गल को, कि हम उनके साथ ये जान सकें कि कैसे वो सिंगिंग की दुनिया में आई, और अगर वो अपने पेरेंट्स के बारे में, इलाहाबाद की दुनिया के बारे में, अपने चाइल्डहुड स्टडी के दौर के बारे में कुछ बता रही हैं, तो जाहिर है कि वो 30 साल 40 साल पीछे जाकर कुछ मेमोरीज को, उसमें से वो जो रेलेवेंट पोर्शंस हैं उसको आपके लिए नरेट करना चाहती हैं। अभी वो लय बनी ही थी कि आपने एक अगला सवाल फायर कर दिया। इससे देखने वाले को ये एक तिश्नगी, एक ये प्यास हमेशा बनी रहती है कि फिर हुआ क्या होगा, कि क्योंकि वो अभी सुनने की, अपने गेस्ट से उस कहानी को सुनने की एक बॉन्डिंग में बंध गया था हमारा ऑडियंस। लेकिन एंकर ने क्या किया, वॉयलेंटली या बिना इस बात को सोचे कि देयर इज अ पर्सन हु इज लिसनिंग टू हिज और हर फेवरेट सेलिब्रिटी या पर्सन, और आपने उसमें बीच में सिर्फ इसलिए इंटरवीन किया क्योंकि उतनी देर के लिए आप अपना चेहरा चमका सकते। तो ये जो चेहरा चमकाने की एक लालच है, ये उसी शायद किसी इनसिक्योरिटी से आती है। मेरा ख्याल है कि इनसिक्योरिटी से ही आती है कि अगर आप बहुत देर तक ऑफ स्क्रीन रहें, यानी कि बहुत देर तक सिर्फ गेस्ट पर्दे पर बोलता रहे, स्क्रीन पर बोलता रहे, और आप बीच में ना दिखाई दें, तो आपको एक घबराहट होने लगती है कि मैं फिर क्या कर रहा हूं। ये भरोसा अपने अंदर, ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत लंबे समय के बाद पैदा करना होता है, और कई बार वो बहुत शुरू में भी पैदा हो जाता है अगर आपके इरादे एक पेटी स्क्रीन अटेंशन के नहीं है। तो आप ये रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप अपने गेस्ट को लाए ही इसलिए हैं वहां कि वो अपनी कहानी कह सके। आप उसके लिए एक माध्यम हैं, और जब आप एक माध्यम हैं, और एक सिर्फ ये नहीं कि आप कोई मैकेनिकल माध्यम है, आप एक रिस्पॉन्सिबल माध्यम है, आप इसको जितने ठीक ढंग से कर सकेंगे, आपका व्यूअर, आपका लिसनर आपके लिए अपने दिल में वो रिस्पेक्ट पैदा कर सकेगा। क्यों कि इस वक्त जो एक्सपीरियंस बिल्ड हो रहा था, उस बिल्ड होते हुए एक्सपीरियंस में आपने इंटरवेंशन नहीं किया। इसलिए शुरू शुरू में ही जब मैंने ये सीरीज शुरू की थी, तो मेरे पास ये कॉम्प्लीमेंट आना शुरू हुए कि आपके प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बोलने देते हैं। अब मैं इस कॉम्प्लीमेंट को लेकर क्या करूं, मैं बहुत शशोपंज में पड़ गया कि क्या मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लूं। क्योंकि ये तो वही वाला हाल हुआ कि अगर कोई डॉक्टर से कहे कि आप अपने इसलिए अच्छे डॉक्टर हैं कि आप मरीज को अच्छा कर देते हैं, या आप एक ऐसी दवा देते हैं जिससे फायदा होता है, क्या ये डॉक्टर को कॉम्प्लीमेंट की तरह लेना चाहिए? या किसी भी प्रोफेशनल को, एक खिलाड़ी को आप इसलिए कहें, एक फुटबॉल प्लेयर को, कि वो अच्छा ठीक से खेलता है और वो टीम को जिता देता है, ये क्या उसे कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए? वो खेल ही इसलिए रहा था कि वो मैक्सिमम उसने कोशिश की कि वो टीम को जिताए। ठीक है, जीत हार खेल का हिस्सा है, लेकिन जब एज अ प्रोफेशनल आप इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर वहां हैं, तो ये अलग से कॉम्प्लीमेंट देने वाले ने भी इसलिए दिया क्योंकि उस वक्त, उस पूरे इन्वायरमेंट में, ये जो या आज भी मैं कहूंगा, सिर्फ उस वक्त नहीं, अभी भी वो एब्यूजिव प्रोफाइलिंग और इंटरव्यूइंग अप्रोच और टेक्निक आज भी प्रिवेलेंट है। और आज भी ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इनसिक्योर हैं, जो बेलो द बेल्ट वार करते हैं, अपने गेस्ट को नीचा दिखाते हैं, एजेंडा पुश करते हैं,
आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उसकी बात को कोट करके सेंसेशनलाइज करते हैं। तो इस केस में जब एक प्रोफेशनल की शक्ल में आप अपने आप को जानते हैं, तो इस बारे में जो हमने पीछे बातचीत की थी उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें आपको एक अपने आप को जानना जिसे कहते हैं कि आप अपने आप को किन किन डायमेंशंस से जानते हैं, इस बारे में पिछले एपिसोड में हमने डिटेल में बातचीत की है। आज हम उसके फंक्शनल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे कि क्यों आप जब अपने को लेकर लापरवाह होते हैं तो आप क्या क्या गलतियां करते हैं। यानी कि आप अपनी रिसर्च में एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल की तरह ना बिहेव करके कुछ चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मसलन ये कि आपको ये बताया गया कि एक फिल्म मेकर जिसका नाम नागेश कुकनूर है, और हम लोग अपनी हिंदी बेल्ट के लोग कई बार इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि कंट्री में अलग अलग कल्चर्स में नॉमेनक्लेचर्स अलग अलग हैं। हर आदमी को अपना नाम बहुत प्यारा होता है, हर आदमी को। यहाँ पर मौजूद शहजाद को अगर हम शहजाद कहें या शहजाद कहें, या शिबुराज यहाँ मौजूद हैं, इनको हम शिवराज कहें, तो शिवराज सुनकर शिबुराज बहुत परेशान होंगे, दुखी होंगे और कुछ कहें भले नहीं, लेकिन आपके बारे में एक बुरी राय या एक डेफिनेटिव आपके बारे में जजमेंट उनके दिल में आज कर पैदा हो जाएगा। और वो आपके बारे में हमेशा हमेशा के लिए यही सोचेंगे कि आप चीजों को जिम्मेदारी से, जब मेरे नाम को ठीक से नहीं ले रहे हैं तो प्रोग्राम में आने वाले फैक्ट्स को या जो एक्सप्लोरेशन के आपके इरादे हैं उसको, या खुद जो आपका प्रोफेशनल करियर जहां पर है वो सब कुछ उसके लिए डाउटफुल हो जाता है इस एक छोटी सी बात को लेकर। यानी कि अगर आप एक ठीक अपने आप को जानने की कोशिश करें तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि आप कितने अच्छे लर्नर हैं, कितने आप सेल्फ क्रिटिकल रहते हैं, आप अपनी बनाई हुई अपने वर्ल्ड व्यू को लेकर, अपने पर्सनल चॉइसेस को लेकर अपने प्रोफेशन की फील्ड में उसे आड़े नहीं आने देना चाहते। ये बात साबित होगी अगर आप इस एक छोटे एग्जाम्पल को ध्यान में रखें। यानी बातचीत शुरू करने से पहले आपको अलग अलग सोर्सेज से श्योर हो जाना चाहिए। जैसे कि हम कहीं जाने के लिए अगर रास्ता पूछें और उस अनजान जगह के बारे में हमें मालूम ना हो, तो मेरे वालिद, मेरे फादर ये कहा करते हैं कि कहीं भी जाना हो पहले तो उस जगह के बारे में अगर तुम्हें नहीं मालूम तो तुम्हें दूसरों से पूछना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं होगी। क्योंकि जिसको मालूम है वो ही तो बता सकता है। तुम्हें नहीं मालूम है तो तुम अंदाज से भटकने के बजाय उस जगह का नाम पूछो। मान लीजिए आप इलाहाबाद से कानपुर के रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में आप मकनपुर की तरफ मुड़ना चाहते हैं और वो रास्ता आपको नहीं मालूम कि मकनपुर है कहाँ, तो आप रास्ते में पड़ने वाले लोगों से जरूर पूछना चाहेंगे कि आपको मकनपुर जाना है। हो सकता है कि एक आदमी को ना मालूम हो या गलत मालूम हो, या उसने मखनपुर को मकनपुर समझ लिया हो और आपको मकनपुर पहुंचाने के बजाय मखनपुर पहुंचाना चाहता हो। एक छोटा सा फोनेटिक साउंड कैसे आपको धोखे में डाल देता है। आप कहना चाहते थे कि आप चंडीगढ़ से दिल्ली के रास्ते में खामपुर डिपो पर हैं, और जब जीटी रोड पर, जबकि सुनने वाले ने सुना कि आप कानपुर पर हैं। ये जो खामपुर और कानपुर आपकी स्पीच की थोड़ी एम्बिग्यूटी की वजह से आपको बहुत धोखे में डाल सकता है। जैसे कि हमारे बचपन में एक स्कूल टीचर कहा करते थे कि दो बच्चे जो जिनकी दादी बीमार थी, उनको वो गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने एक दवा दी पीने का, एक वो दिया टिंचर या कहिए सिरप दिया उस जमाने में। तो दोनों बच्चों को कहा कि ये बोले कि दादी को बहुत वो है, बुखार है और जुकाम है। तो उन्होंने कहा कि ये ले जाओ दवा और दादी को हिलाकर खिला देना। अब ये छोटा सा पंक्चुएशन, उनको ये लगा कि दादी को हिलाना है, तो दोनों ने दादी को, एक ने टांग की तरफ से पकड़ा, एक ने हाथ की तरफ से पकड़ा, दोनों बच्चों ने दादी को जोर जोर से हिलाया। लेकिन जब तक दवा पिलाने चले तब तक दादी मर चुकी थी, क्योंकि वो पहले ही बहुत बीमार थी। असल में डॉक्टर अपने इस मैसेज में क्लियर नहीं था और उसने ठीक से पंक्चुएट नहीं किया। उसे कहना चाहिए था कि दवा को हिलाना और दादी को पिलाना, जबकि उन्होंने कहा कि ये दवा ले जाओ
और दादी को हिलाकर पिला देना। तो ये जो दादी को हिलाकर पिलाने का मसला है, ये इसी तरह से अगर आप अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, अपना इंटेलेक्ट और जिसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप इस्तेमाल ना करें, तो आप खामपुर को कानपुर समझ लेते हैं और मक्खनपुर को मक्खनपुर समझ लेते हैं। और ये सब कुछ करते हुए, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे वालिद हमेशा कहते हैं कि जिस जगह का नाम तुम्हें नहीं मालूम उसे पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और वो पूछना भी किसी एक से नहीं बल्कि 3 लोगों से करना चाहिए। अगर तीनों लोगों ने ही उसे खामपुर सुना या मकनपुर सुना, तो ये समझ में आ जाएगा कि आपका मैसेज या जो आपकी क्वेरी थी वो तीनों तक एक ही तरह से पहुंची। इसी तरह आप अगर कोई रिसर्च सब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं, किसी आंकड़े के बारे में, कोई फैक्ट के बारे में कर रहे हैं, तो आपको 3 अलग अलग सोर्सेस से, और मैं तो कहूंगा कि जितनी ज्यादा अलग अलग सोर्सेस से कोलैबोरेट कर सकें अपनी इंफॉर्मेशन को, उतना अच्छा होता है। तो ये सब प्रिपरेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये रिसर्च से जुड़ी हुई चीजें हैं जो आप अपने, मैंने कहा कि अपने गेस्ट के बारे में जानते हैं, अपने ऑडियंस के बारे में जानते हैं, और सबसे बड़ी चीज आप अपने बारे में जानते हैं, अपने को जानना। अब ये अपने को जानना मैं स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं कि जो बड़े बड़े बाबा लोग कहते हैं कि आप अपने नो योर सेल्फ, नहीं। यहाँ बहुत ही स्पेसिफिक एक कम्युनिकेटर के तौर पर आप अपनी वीकनेसेस को, अपने स्ट्रेंथ को जाने, अपने कुछ गलत लर्निंग्स को कैसे अनलर्न करें, उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखें, और प्रोएक्टिवली सेल्फ लर्निंग के लिए अपने आप को प्रेजेंट करें। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप पहली तो चीज कि अपने सब्जेक्ट में दिलचस्पी लें। मिसाल के तौर पर आपका गेस्ट अगर एक इंडी पॉप सिंगर है, तो आपको इंडी पॉप की एक छोटी सी जो कॉन्टिन्यूटी है, हिस्ट्री, उसके बारे में जानना चाहिए, और उसमें कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके बारे में अपडेटेड रहना चाहिए। और कहा जाता है कि जर्नलिज्म में आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा तो जरूर ही जानना चाहिए। आप हर चीज के पंडित नहीं हो सकते, यानी कि आप उसके एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन आपको हर चीज के बारे में अवेयर, अपडेटेड रहना चाहिए। जब मैंने ऐसे ही एक इंडी पॉप या सूफी सिंगर रब्बी शेरगिल के साथ बातचीत रिकॉर्ड की, तो उस दिन उन्होंने भी कुछ ऐसा ही समझा कि टेलीविजन इंटरव्यूज तो ऐसे ही होते हैं कि लोग आते हैं और कुछ 4 सवाल पूछते हैं और फिर ले जाकर वहां स्टूडियो में उससे कुछ 20 मिनट बात करेंगे और 20 सेकंड कोई चीज दिखाएंगे, या कोई किसी न्यूज पैकेज में कोई चीज चलेगी। हो सकता है कि मेरी इस पूरी बातचीत का कोई 1.5 मिनट का हिस्सा इस्तेमाल किया जाए। और वो उस दिन उनके बेटे का बर्थडे था, और वो जिस स्टूडियो में उन्होंने हमें टाइम दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो एक लाउजी सा टी शर्ट और एक कैजुअल सा ट्राउजर पहनकर वो आ गए थे। क्योंकि वो खुद एक वैसे दिलचस्प, बिंदास और आजाद ख्याल आदमी है, वो हमेशा कोई सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहते हैं, तो वो कोई मुद्दा भी नहीं था उनके लिए भी। और कितने भी लाउजी सा टॉप पहने, आखिरकार पहना तो रब्बी शेरगिल नहीं है, इसलिए वो उन पर भी जचता है। लेकिन शायद उनका कहना बाद में ये था कि एक तरह से अगर आप इल ड्रेस्ड होकर किसी मेहमान के सामने आते हैं, तो वो मेहमान भी सोचता है कि उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई। यानी कि अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में अपनी सबसे अच्छी साड़ी, सबसे अच्छा सूट पहनकर जाना चाहते हैं, ये अलग बात है कि वो तो खुद शो प्रोड्यूसर ही आपको बहुत सारे कपड़े वगैरह देता है, वो अलग कहानी है। लेकिन कहने का मतलब ये कि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाते हैं, या आप किसी से मिलने जाते हैं या किसी को बुलाते हैं, तो आप ये जो कोट अनकोट एक प्रेजेंटेबल बनाने का एक चलन, एक रिवाज जैसा है। तो खैर वो तो ऐसे ही आ गए थे, और बाद में जब बातचीत बिल्ड हुई और बहुत देर तक बातें हुई, और वो जब जाने लगे, क्योंकि जिन चीजों के बारे में वो बात कर रहे थे उन चीजों के बारे में मेरी दिलचस्पी शुरू से ही रही। मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के जमानों से ही मुझे सूफी म्यूजिक के बारे में, या जगजीत सिंह के बारे में, या शिव कुमार बटालवी के बारे में। शिव कुमार बटालवी जो पंजाब के एक बड़े पोएट हुए, उन्होंने, उनकी जब डेथ हुई तो उस पर एक बीबीसी ने एक फीचर किया था, तब मैं बहुत छोटा था, और तब से मैं शिव कुमार बटालवी को जानता था। अब सवाल ये था कि जब मैं शिव कुमार बटालवी को जान रहा था,
या उनकी पोएट्री को लेकर मेरे दिल में कोई शौक पैदा हुआ था, तब मुझे ये थोड़ी मालूम था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कभी रब्बी शेरगिल के सामने बैठूंगा और वो भी शिव कुमार बटालवी की बात करेंगे, और 30 साल बाद, 25 साल बाद, या बहुत कई दशकों के, कई डिकेड्स के बाद, कई दहाइयों के बाद हम और रब्बी शेरगिल शिव कुमार बटालवी पर बात कर रहे होंगे। और वो इस बात से बहुत हैरान हुए, क्योंकि टेलीविजन एंकर्स जनरली पढ़ते नहीं हैं। जनरली कह रहा हूं तो मैं एक्सेप्शंस को छोड़ दे रहा हूं। टेलीविजन में खुद पढ़ाई लिखाई, सिंसियरिटी का एक टेलीविजन प्रोफेशन में चलन ही नहीं है। ये मान लिया गया है कि जब आप स्क्रीन पर प्रेजेंट होते हैं तो आपकी प्रेजेंटेबिलिटी इतनी ओवरपावरिंग, डोमिनेटिंग होती है कि आप ऐसी भी कोई बात कर दें, फैक्ट्स भी गलत बोल दें, तो भी आपकी बात को, और इस तरह आप मिसलीड कर रहे होते हैं फैक्ट्स के बारे में, ओपिनियन के बारे में, और आप इस प्रोफेशन को बदनाम कर रहे होते हैं। और जो लोग जानते हैं, और मैंने कहा था ऑडियंस को जानने के सिलसिले में कि कभी भी अपने ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसके इंटेलेक्ट को डिमीन मत कीजिए, उसे ये मत समझिए कि वो आपसे कम जानता है। हमेशा उसको अपर पेडेस्टल पर रखिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वैसा करने से आप अपना भी अपलिफ्टमेंट कर पाएंगे। आपके पास एक चैलेंजिंग ऑडियंस होगा, और इस तरह हम और वो दोनों मिलकर एक एक ग्रेसफुली ग्रो करेंगे। तो जब ये बात रब्बी शेरगिल ने मुझे कही, मुझे मालूम नहीं कि इस वक्त कितने लोग इस रूम में हैं। मेरा ख्याल है 17 लोग, 16-17 लोग दिख रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितने लोग रब्बी शेरगिल के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर वो भी एपिसोड, मैंने जैसे कि कहा था फ्राइडे की चर्चा में, कि ये सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर मौजूद हैं। रब्बी शेरगिल मेरे शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में से एक हैं, तो उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह वो बातचीत एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां गेस्ट खुद भी होस्ट के इस एंगेजमेंट, इस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से इम्प्रेस्ड हुआ। मैं ये इस बात से नहीं कह रहा हूं कि कोई मैं सेल्फ पोस्टिंग इसके लिए कह रहा हूं, नहीं। कैसे आपका काम, आपकी रिसर्च, आपका कंसर्न आपको ना सिर्फ आपके व्यूअर्स की नजर में, आपके गेस्ट की नजर में भी ज्यादा ट्रस्टवर्दी बनाता है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल साबित करता है। और इस तरह आप और आपका गेस्ट और आपका व्यूअर मिलकर आने वाली जनरेशन के लिए एक ऐसा अमिट एक्सपीरियंस छोड़कर जाते हैं जिससे और ये सब कुछ चूंकि एक डिजिटल इकोसिस्टम में हो रहा है, तो इसमें कोई डिगिंग की जरूरत नहीं है कि आप कहीं जाएं और फिर कहीं ढूंढें और किसी लाइब्रेरी से कोई टेप निकालें वगैरह वगैरह। ये सब कुछ आज एक क्लिक पर मौजूद है। और ये एक्सपीरियंसेस अलग अलग एपिसोड्स के सिलसिले में आगे और भी ऐसे नाम लूंगा। मिसाल के तौर पर आज देखिए, पंकज त्रिपाठी एक बड़े एक्टर हैं। जब उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर की और उसके बाद मसान फिल्म में मेरी नजर उनके ऊपर गई, और मैंने पाया कि एक बहुत छोटे से सीन में किस तरह उन्होंने एक एक मिडास टच, मैं कहता हूँ कि एक छोटे से सीन में, एक छोटे से न्यूएंस्ड एक्शन से या डायलॉग स्पीच से उन्होंने जो जादू किया। तो मैं उनसे मिलने गया, और हम और हमारे कैमरामैन उनके लिए कुछ छोटा सा तोहफा अंगूर की शक्ल में हम लोग मजे की तरह लेके जा गए। क्योंकि उस जिस फिल्म की बात हम लोग करते उसमें वो कहते थे कि जिसने, मेरे पिताजी कहते थे, जिसने खीर नहीं खाया वो जीवन क्या जिया, वो ऐसा एक छोटा सा डायलॉग है। तो हम लोग ऐसे ही एक अंगूर लेके गए, जिसने अंगूर नहीं खाया वो जीवन क्या जिया, ऐसा एक हम लोगों ने उसको एक थोड़ा अम्यूजिंग वो एक्सपीरियंस पहले मुलाकात का हो। तो इस तरह हम लोग उसको लेके वहां पहुंचे। हमें मालूम नहीं था कि वो इस तरह आपको लेकर कि आप कहाँ से आए, कौन है। पंकज जी ने उससे पहले गुफ्तगू के एपिसोड्स नहीं देखे थे, ये बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन एक आदमी का परसोना कैसे आपको एक स्पेशल दिखाई देता है। उनके घर में एक खिड़की थी जिसमें पीछे के तालाब से रोशनी रिफ्लेक्ट करके आ रही थी, और हमें एक चादर चाहिए थी जिससे हम उस खिड़की पर लगा दें। ऐसे देखा जाए तो कोई एक ऐसा आदमी आपको कह सकता है कि कोई नकचढ़ा आदमी, कोई एरोगेंट आदमी ये कह सकता था, और पंकज त्रिपाठी डिजर्व करते थे, वो चाहते तो ये कह देते कि भाई आप लोग आए हैं शूटिंग करने के लिए, अब अपनी चादर क्यों नहीं लेके आए, या ब्लैक कर्टन क्यों नहीं लेके आए, ये क्या प्रोफेशनलिज्म है आप लोगों का कि आप हाथ बढ़ाते हुए चले आए और हमसे चादर मांग रहे हैं। नहीं, उन्होंने, उनकी पत्नी ने मिलकर अपने घर की जो भी ऐसी चादरें हो सकती थी जिससे रोशनी रोकी जा सकती थी,
उसमें कैमरामैन की मदद की, वो खुद खड़े हुए खिड़की पे। अब ये सब चीजें शूटिंग के पीछे हो रही होती हैं, जिसकी चर्चा हम ज्यादा प्रोग्राम में तो नहीं कर सकते, लेकिन ये मौका है जब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे आपके किए हुए काम, आपके ये छोटे छोटे जेस्टोरियल एक्सप्रेशंस आपको स्पेशल स्पेशल होस्ट बनाते हैं, स्पेशल प्रोड्यूसर बनाते हैं, स्पेशल, सबसे मैं कहूंगा कि एक स्पेशल आदमी बनाते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जिसमें ये अगेन जो मैं कहता हूं कि आप प्रोफेशनली हर जगह पर अपने आप को प्रेजेंट रखना पड़ेगा, इस कीमत पर कम रखना पड़ेगा कि आप उस वक्त उस मोमेंट पर अपने पर्सनल विम्स एंड फैंसीज को आपको किनारे कर देना पड़ेगा। हो सकता है कि बातचीत के दौरान आपके किसी बिलीफ को, किसी पर्सनल चॉइस और बिलीफ को वो कोई आदमी क्वेश्चन कर रहा हो, या कोई ऐसी बात कह रहा हो जो आपको पर्सनली हर्ट कर रही हो, लेकिन वहां पर आपको प्रोफेशनली उसको फेस करना पड़ेगा। और इस तरह नहीं कि आप कोई शॉर्ट टेम्पर हो गए और आपने कोई झगड़ा मोल ले लिया। झगड़ा मोल लेना अभी फिलहाल आपके इस एजेंडा का हिस्सा नहीं है। आप लेंगे झगड़ा मोल, लेकिन उसको भी कैसे आप एक मैं कहूंगा कि टैक्टिकली कैसे लेंगे, या उससे भी ज्यादा बड़ा वर्ड कहूंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कैसे लेंगे। आपका इरादा वहां पर कोई बखेड़ा खड़ा करना, एक सीन क्रिएट करना, अपने गेस्ट को एनॉय करना नहीं है, बल्कि आपको इस पूरी बातचीत को एक 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 ऐसा सब्सटैंशियल एक्सपीरियंस बनाना है। और उस सब्सटैंशियल एक्सपीरियंस को बनाने में आपको कॉन्टिन्यूअस एक क्रिएटर की तरह आप को चलना पड़ेगा। उसी तरह जैसे कहा जाता है कुम्हार अपने घड़े को बनाते हुए नीचे हाथ लगाए रहता है और ऊपर से मारता रहता है। ये जो हाथ लगाना, सहारा देना और मारना, ये सब कुछ क्रिएशन का प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको अपने आप को, अपने ये सब जो छोटे छोटे इंसानी कमजोरियां हैं, इंसानी कमजोरियां मैं कह रहा हूं कि ये इंसानी कमजोरी ही है कि आप डरते हैं कि आप अगर एक आधे घंटे के या एक घंटे के कॉन्वर्सेशन के दौरान 42 बार आप नहीं दिखाई दिए, तो फिर आप खाक दिखाई दिए तो खाक थे आप। पता चला कि आप कोई इंटरव्यू देख रहा था, वो जान ही नहीं पाया कि ये गजोधर शर्मा है। और गजोधर शर्मा हर बार दिखाई देते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, बीच में कुछ हंसते रहेंगे, कुछ ऐसी बात करते रहेंगे जिससे कि अटेंशन उनकी तरफ जाए। नहीं, ये एक म्यूजिक है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें गलत जगह पर इंटरवीन करने से पूरा सुर और लय और ताल टूट जाती है और आपका पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज कि आपका देखने वाला आपके बारे में एक राय बनाता है। आपको मालूम नहीं चलता कि आपके बारे में राय बनाई जा चुकी है, आपके आगे की जाने वाली सारी कारगुजारियां मिट्टी में मिलने वाली हैं। आप बेशक अपने को ये समझें कि आप एक बहुत बड़े स्टार हैं और आप बहुत स्क्रीन स्पेस घेरते हैं, और आप अपने गेस्ट को तू, तड़ाक, चाचा, ताऊ, दोस्त वगैरह वगैरह अपने पर्सनल हवाले देकर उसके साथ बात करते हैं। ये कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो चूंकि पहला टूल आपका किसी भी बातचीत में आपकी आपकी आवाज है, और वो आवाज सिर्फ वॉइस नहीं, बल्कि आपका जो स्पीच का जो पूरा कॉन्स्ट्रक्ट है, उसके और भी दूसरे शेड्स हैं। सिर्फ सालिया फातिमा ने ही हमको वो एक 3 मिनट का एक टेक्स्ट पढ़कर भेजा। अब मैं देख रहा था कि ठीक है, उन्होंने ये मेहनत जरूर की। पहले तो चीज की इस बात की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने मेरी बात को रखा और मतलब उसकी उसको रिस्पॉन्ड किया कि उन्हें 3 मिनट का वो एक्सरसाइज करना। वही सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कैसा भी करिए, लेकिन एक असाइनमेंट है, उसे आपको करना है। तो उन्होंने कुछ लिखा जो ऑलमोस्ट 3 मिनट तक स्टे किया, लेकिन वो बीच बीच में कुछ खांसने की कोशिश कर रही थी। खांसने एक्चुअली वो थ्रोट क्लीनिंग नहीं है, वो होता है जब आप थोड़ी टाइम के बाद अपनी अपनी डिलीवरी को लेकर, जैसे कहते हैं कि कई बार हम अपने चेहरे को आईने में देखकर सोचते हैं कि ये इसमें ये कमी है, या हम अपनी चाल को कोई थोड़ा खराब मानते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़े साइकोलॉजिकली एड्रेस करने की हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कोई बीमारी है या कोई काउंसलिंग की जरूरत है, लेकिन जिस तरह अच्छा खासा चलता हुआ आदमी
उसको जैसे ही आप कैमरा ऑन करके कहिए कि चलो, उसकी चाल बदल जाती है। उसी तरह आप देखेंगे कि फोटोग्राफ खिंचाते वक्त हम लोगों ने ऐसे फोटोग्राफ्स देखे हैं अपने फैमिली एल्बम्स में, या पहले भी और आज भी। आज हर आदमी के पास, कहा जाता है कि एक स्मार्टफोन है। मैं कहूँ कि बहुत सारे लोगों के पास एक स्मार्टफोन है, और वो फोटोग्राफर हो गए हैं मतलब ठीक है, वो फोटो खींच सकते हैं उससे, एक कैमरा, एक स्मार्टफोन से। और जैसे ही वो एम करके शूट करते हैं आपके चेहरे के सामने, आप जैसे होते हैं उससे बदल जाते हैं। आप अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये प्रेजेंटेशन का जो ट्रांजिशन है, कि आपकी नेचुरल जो जो प्रेजेंस है और जो आपकी प्रोजेक्टेड प्रेजेंस है, अब आप अपने को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जैसे हम कहें कि आपका एक फोटो खींचेंगे, आप अपना चेहरा एक खास तरह से बना लेते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो आज बहुत ज्यादा कैमरा सेवी हैं, लेकिन अगर आप फैमिली एल्बम्स का हवाला लें, तो आप पाएंगे कि आमतौर पर फैमिली एल्बम्स में, नो मैटर कि वो किस बैकग्राउंड के हैं, वो हो सकता है कि मॉडरेट लोअर इनकम ग्रुप के हों, या फिर एफ्लुएंट ग्रुप के हों, वो बहुत स्टिफ और बहुत कॉन्शियस होते हैं। जिस तरह कैमरे के सामने होते हैं, यानी स्टिल कैमरे के सामने, उसी तरह मूविंग कैमरे के केस में, अगर आप अच्छे खासे चलते हुए आदमी को, जो अभी मान लीजिए एक बैंक के एटीएम से निकलकर अपनी बाइक तक आया, यानी कि जब उसे कैमरा नहीं देख रहा था तो वो एक तरह से आता है। जैसे ही आप कैमरा लगाएंगे और कहेंगे कि अब इस एक्शन को दोबारा करो, तो आप उसकी चाल को बहुत ही सिग्निफिकेंटली बदला हुआ पाएंगे। उसी तरह बोलने के साथ है। जैसे ही आप ऐसे बोलते रहते हैं और आपकी बात आप सोचते हैं कि हाँ, कॉन्शियस नहीं रहते, आपको मालूम होता है कि आप यहाँ रुकते हैं, यहाँ आमतौर पर इम्प्रोवाइज करते हुए इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ये तो आपको मालूम होता है। लेकिन जैसे ही माइक्रोफोन ऑन होगा, तो मैंने देखा है कि क्रिएटिव से क्रिएटिव बहुत एक्टिव लोग, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि वो टेक चेक के लिए कैमरा ऑन होने से पहले टेक्निकल टीम या साउंड रिकॉर्डिस्ट चाहता है कि लेवल चेक कर लिया जाए। वो जैसे ही कहेगा कि सर कुछ बोलिए, आमतौर पर लोग बोलते हैं हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, या बोलते हैं 1 2 3, हेलो हेलो 1 2 3, या बोलते हैं हेलो हेलो 1 2 3, मेरी आवाज आ रही है। एक्चुअली इतनी बॉडी, इतनी लाइनें साउंड रिकॉर्डिस्ट के लिए इनफ नहीं है। वो अगर उसका कोई केबल लूज है, या इस बीच में वो अपना हाथ अपने गेन बटन की तरफ ले जाना चाहता है, आजकल तो वो सब डिजिटल, तो वो मेनू में जाएगा, वो ऑन करेगा, वट जो भी चीज, उसमें एक 20 सेकंड का टाइम लगेगा, मतलब एश्योर होने के लिए कि हाँ साउंड इज नाउ ओके, कि अपर रेंज ये है, लोअर रेंज ये है, धीमे बोलेगा तो भी रिकॉर्ड होगी, बहुत शाउट करेगा तो ये भी रिकॉर्ड होगी। ऐसा करके वो एक एवरेज रेंज पर सेट करना चाहता है अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग के टूल को। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना बोले हेलो हेलो माइक चेक, तो अभी आपने बोलना ही शुरू किया था कि आपने खत्म कर दिया, तो वो पर्पस सॉल्व नहीं होता है। उसी तरह से जब अभी फातिमा ने हमको बोलकर भेजा, मैं नहीं कहूंगा कि उसमें कोई सिग्निफिकेंट कमी है, लेकिन ये खुद सुनने की फातिमा को भी जरूरत है कि वो बीच बीच में क्यों थ्रोट क्लियर कर रही थी, क्योंकि वो कहीं पर जा जाकर बीच बीच में थोड़ा अनश्योर हो रही थी कि वो जो बोल रही है वो ठीक से बोल पा रही है कि नहीं। इसलिए वो, और ये थ्रोट क्लियर करना या स्लर करना, स्पीच में करना, ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो इम्प्रोवाइज करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लाइव रिपोर्टिंग फील्ड से करने वाले लोग अक्सर कहते हुए पाए जाएंगे कि देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ। आप ही कहना चाहते हैं, सब लोग जानते हैं आप ही कहना चाहते हैं, तो ये बात आप क्यों कह रहे हैं कि देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ। स्टूडियो में जो बैठा हुआ कोई जो न्यूज एंकर है, उसके साथ ओबी वैन से जो कनेक्टेड फील्ड में रिपोर्टर है, वो एक्चुअली अपने थॉट्स फॉर्मुलेट कर रहा होता है, इतना एक टाइम बाय करता है। वो जब ये कहता है कि देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मतलब वो सोच रहा है कि वो आगे क्या कहेगा। फिर वो बोलते हुए जब उसने एक लाइन बोल दी कि यहाँ पर जो पोखरण में अभी अभी टेस्टिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं, ये भी एक आप वर्ड सुनेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये कहीं ना कहीं देखिएगा ऐसा लगता है, ये एक्चुअली टाइम बाय करते हैं हम। जब
तो अगर आप उसको आदत बना लेंगे, अगर आप थोड़ा अलर्ट होकर अपनी स्क्रिप्ट को लिख कर या सोच कर अपने सब्जेक्ट में थोड़ा अंदर घुसकर, तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग फ्लॉलेसली बोलते हैं। ये सब आपकी आर्टिकुलेशन से, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से, आपके डोमेन नॉलेज से ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं। यानी कि अपने सब्जेक्ट में आने वाले नॉमेनक्लेचर्स को, उसमें आने वाले और जो टेक्निकल टर्म्स और टर्मिनोलॉजी हैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ समझना, उसको बोलना, बोलकर देखना। बोलकर देखने में आप खुद अपनी स्पीच की लिमिटेशंस या उसकी पॉसिबिलिटीज को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं, समझ पाते हैं। अभी हम लोग ये सीरीज, ये बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग करीब करीब क्लास के एंड में आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये सिलसिला, ये सिरा जो मैंने यहाँ छोड़ा है उसको हम आगे के क्लास में कल करेंगे। फिलहाल कुछ बातें अगर कहना है किसी को तो वो शामिल हो सकता है। मुझे यहाँ पर चैट में मिर्जा कह रहे हैं, इंटरव्यू विद उदयन वाजपेयी वाज अ ग्रेट एग्जांपल। थैंक यू मिर्जा। हाँ तो खैर, मुझे मालूम नहीं कि इस बीच और कितने लोग रूम में आ गए। 18 लोग हैं। आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो आपका स्वागत है। वेलकम। सर मिर्जा, एक सवाल पूछना था असाइनमेंट के बारे में। हाँ मिर्जा बताइए, आपने कुछ किया? जी जी सर। जी नहीं, दरअसल मैं उस वक्त तक वो सेशन छोड़ चुका था, तो बाद में देखा मैंने मैसेज। हाँ जी सर, तो ये पूछना था कि मैं देखा, मैंने उनका मैसेज देखा। उन्होंने लेकिन फीडबैक अपना दिया था एक वॉइस नोट की तरह पे। ये असाइनमेंट जो है, ये हमें फीडबैक वॉइस नोट की तरह देना है या किसी भी टॉपिक पर हम बोल सकते हैं? तो आपको मिर्जा भाई, उसमें तीन चीजें थी, आपको बताऊं। हम्म, तीन हम्म, काम दिए गए थे। जी एक तो ये जांचने के लिए कि आप कही हुई बात को, यानी कमांड को कितना समझ पाए और उसको लागू कर पाए, उसको इम्प्लाई कर पाए। ये पहला उसका पर्पस ये था। वो क्या था? मैंने कहा था कि 180 वर्ड्स का एक टेक्स्ट लिखिए। अब देखिए, इसमें एक मैसेज है जो मैंने, अगर इस मैसेज में कोई भी एम्बिग्यूटी होगी तो क्लास में मौजूद जो भी 14 15 16 लोग हैं, या थे उस दिन 20 22 लोग, वो पूछेंगे कि क्या क्या कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आया। देखिए, ये बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है। क्या 180 वर्ड्स का एक टेक्स्ट, एक पैराग्राफ लिखिए। अब आप पूछेंगे किस बारे में लिखिए? मेरा कहना है किसी भी बारे में लिखिए। जिससे क्या चीज एश्योर करना चाहता हूं? एक, कि आप लिखेंगे। दूसरा, कि आप इमेजिन करेंगे एक नया सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट। इसलिए मैंने उसको ओपन एंडेड छोड़ा। आप किसी भी चीज के बारे में लिखिए। हो सकता है कि आप पिछली बारिशों में भीगे, इसके बारे में लिखिए। क्यों नहीं? आपकी मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो गई थी और बहुत किक मारने पर, या उसका स्पार्क प्लग खराब था, इस बारे में लिखिए। या लिखिए कि आप चाय बना रहे थे और वो जलकर बहुत आधी रह गई, इस बारे में लिखिए। यहाँ पर आपकी अपने जो क्रिएटिव अप्रोच है अपनी राइटिंग के एजेंडा का, वो भी एक्सरसाइज हो जाएगा। लिखने के बाद मेरा कहना था कि आप उसे बोलिए, बोलकर रिकॉर्ड कीजिए, जो फातिमा ने किया। मुझे नहीं मालूम और लोगों ने किया नहीं किया, वो हो सकता किया और भेजें। तो ये तो था पहला। दूसरा था कि क्या देखें, तो मैंने उदयन वाजपेयी का एक इंटरव्यू देखने को कहा था, जिसके पीछे मकसद ये था कि ये जो इंटेंजिबल एक्सपीरियंस है, जो चीज दिखाई नहीं देती, जैसे कि प्यार, जैसे कि नफरत, वो कोई दिखाई देने की चीज नहीं है, वो महसूस करने की चीज है। उसी तरह एक म्यूजिक का एक एक्सपीरियंस, एक विजुअल आर्ट का एक्सपीरियंस, उसे कैसे अप्रिशिएट करें, इस बारे में वो वहां पर उदयन वाजपेयी के साथ एक चर्चा थी। इसलिए मैंने कहा था कि वो देखिए, जिससे कि आप, अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं या आप एडवोकेट हैं, आप होम मेकर हैं, आपकी दुनिया थोड़ी, मान लीजिए, एक्टिवली उस विजुअल आर्ट की दुनिया में नहीं है, तो आपके सामने एक नई खिड़की खुलती है, तो आप उससे कुछ सीख सकते हैं वहां पर। वो था। और तीसरा था कि आप अपने कैमरे को सेल्फी मोड पे रख के 40 सेकंड तक कुछ बोलिए। अब इससे क्या चीज मैं कहना चाहता हूँ? एक, कि आप कैमरे को कैसे रखते हैं, उसमें ठीक से लिट अप है कि नहीं, आप कैसे ड्रेस्ड अप हैं, ये क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसमें आपके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं
वो लाउड और क्लियर है कि नहीं है। ये 3 एक्सरसाइजेस थे जो अभी भी स्टैंड करते हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो चाहें तो कर सकते हैं। जी मिर्जा। जी सर, थैंक यू सर। अब सर एक सवाल था, लेकिन ये असाइनमेंट के बारे में नहीं, लेकिन एक पिछले सेशन में, उससे पहले आपने टॉपिक चीज के बारे में, रिसर्च के बारे में जब आप बता रहे थे, जी उसके मुतालिक सवाल है। जी। तो जब हम रिसर्च कर रहे हैं उस शख्स गेस्ट के बारे में, और उनके पिछले इंटरव्यू या उनके आर्टिकल या कुछ भी उनका जो दूसरा मीडिया उनके बारे में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस वक्त नोट मतलब प्रोफाइल कैसी बनाया जाए, क्योंकि अब तो थोड़ा सा मुश्किल टास्क ये है कि इसको ऑर्गेनाइज कैसे करें, जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस शख्स के बारे में, उसको ऑर्गेनाइज कैसा करें, उसको कि कुछ ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड कर। आपने मेंशन किया था इससे पहले कि आर्ट। ठीक है, मैं समझा आपकी क्वेरी, मैं समझा। मैं अब आपको एक एग्जांपल से बताता जी। हूँ। मैं मिर्जा रहीम बेग को कुछ भी नहीं जानता, मिसाल के तौर पे, जी। और मिर्जा रहीम बेग के साथ अगले हफ्ते मेरी एक मुलाकात तय है। एज एन होस्ट, मैं होस्ट होऊंगा। मिर्जा रहीम बेग ने नासा के लिए एक बहुत नया कोई इन्वेंशन किया है, ये मान लीजिए मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, और मुझे मेरे दिल ने ये इरादा किया कि मैं मिर्जा रहीम बेग के साथ मिलूं। पहला काम करूंगा कि मैं उनका एक कांटेक्ट नंबर ढूंढूंगा, चाहे उनका सोशल मीडिया के जरिए उनका कोई डीएम करूं उनको, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे, जहां भी, लिंक्डइन पे, मैं उनको एक हेलो बोलूं और कहूं कि मिर्जा साहब मेरा नाम ये है, मैं आपके साथ एक बातचीत इस सिलसिले में करना चाहता हूँ। ये हो गया फर्स्ट स्टेज। अब सवाल है कि अब मैं मिलूंगा जब मिर्जा रहीम बेग से, तो मैं तो उनके बारे में कुछ नहीं जानता। तो मेरे पास क्या तरीका होगा कि मैं मिर्जा रहीम बेग के साथ जब सामने बैठूं तो उनको ये ना लगे कि एक अजनबी आदमी आ गया जो मेरे बारे में तो कुछ जानता ही नहीं है, कि वो मेरा जो फील्ड है उसके बारे में नहीं जानता, मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरी अर्ली जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं वो क्या थे। अब ये सब चीजें मुझे जानना पड़ेंगी, क्योंकि मिर्जा रहीम बेग ने अचानक किसी उम्र के 35वें पड़ाव पर कोई इन्वेंशन नहीं कर दिया होगा। उससे पहले वो कभी 5 साल के भी रहे होंगे, कभी वो पैदा भी हुए होंगे, कभी वो 12 साल के भी रहे होंगे, और कभी वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं टूर पे भी गए होंगे, या गांव में रहे होंगे, शहर में रहे होंगे। ये सारी चीजें हमें आपके बारे में जानना पड़ेगी, आपकी अपनी पर्सनल जर्नी जिसने आपको मोटिवेट किया और आखिरकार आप इस अचीवमेंट के लिए आगे बढ़े। तो इस तरह से आप स्टेप वाइज एक आदमी के बारे में जो चीजें जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उस वो है रिसर्च का। और भी इसमें और डिटेल मेथोडोलॉजी भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले क्लासेस में, कि अगर हम मिर्जा रहीम बेग के सामने बैठे तो हम डम्बो साबित ना हो, कि हम सिर्फ कुछ नया कोट पहनकर और एक नया मेकअप किट लेकर और प्रोटीन खाकर और जिम बनाकर आ गए हैं और हम कुछ भी नहीं जानते उनके बारे में। तो हमें मिर्जा रहीम बेग या जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा गेस्ट है, उसके बारे में उसको ये कोई कन्वे ना हो, ये इंप्रेशन ना जाए कि वो एक किसी इल रेड, इल प्रिपेयर्ड और कैजुअली चले आए आदमी से बात कर रहे हैं। यानी उस पूरी बातचीत का पर्पस कोई कॉन्स्ट्रक्टिव है, कुछ उसमें सब्सटेंस है, और उस सवालों में कोई सरोकार, कोई कंसर्न है। ये अप्रोच रिसर्च का रहना चाहिए। जी जी सर, जी सर। नहीं, आपने पिछले क्लास नंबर 2 में शायद आपने कुछ सेशन 3 में 7 अलग-अलग या 8 अलग-अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बताया था, वो नोट जी कर लिया हमने। जी, जी मैं खासकर उसके बारे में पूछ रहा था, जब आपने एक पॉइंट मेंशन किया था कि इनके मतलब करियर ग्राफ, एजुकेशन, रिलीजियस वगैरह, ये सब चीज़ों के अलावा उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे शायद, या फिर उनका एक जनरल कुछ खास चीज़ें जो आप सिंथेसाइज करते हैं, राइट? कि मतलब इनका जनरली ओपिनियन टॉपिक पे ये है, या कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मैं उस एस्पेक्ट की बात कर रहा था कि क्योंकि खासकर जो ज़्यादा पॉपुलर लोग हैं उनके बारे में तो इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है आपको, हम्म, अदर देन बेसिक फैक्ट्स, बहुत चीज़ें मिल जाती है। सो हाउ डू यू ऑर्गेनाइज कि ये रेलेवेंट है, ये नहीं है, और उसको लिंक कैसे करें? आपका जो एक आपका पॉइंट होता है व्हेन गोइंग इनटू द इंटरव्यू, हाँ। उसके बारे में था। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लीजिए नंदिता दास एक एक्ट्रेस है। नंदिता दास, सब लोग जानते हैं कि वो फिल्मों में एक्टिंग करती हैं, उससे पहले वो थिएटर में भी करती थी। वो सोशल वर्क से, ये सब चीजें आपको उनके पब्लिक डोमेन में
लिखे हुए आर्टिकल्स या रिपोर्टों या इंटरव्यूज में मिलेंगी। ये कुछ मोटी मोटी बातें मतलब रिपीटेडली मिलेंगी। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि आप बैक ऑफ द माइंड रखेंगे कि आप जिससे बात करने जा रहे हैं वो एक बड़े पेंटर की बेटी है, एक बड़ी राइटर की बेटी है, यानी कि जतिन दास और वर्षा दास उनके पेरेंट्स हैं। फिर वो जहाँ से सोशल वर्क में उन्होंने पढ़ाई की, फिर वो कैसे कैसे अपने पेरेंटल एनवायरनमेंट की वजह से कुछ आर्ट कल्चर की दुनिया में आई। फिर उन्होंने ग्लिटर और ग्लॉस नहीं चुना, उन्होंने कुछ एक पर्पसफुल सिनेमा चुना। फिर उन्होंने कभी अभी हाल के दिनों में फिराक पर एक फिल्म बनाई, फिर उन्होंने एक मंटो पे फिल्म बनाई, और क्या क्या उन्होंने किया ये सब आपके रिसर्च का हिस्सा होगा। लेकिन कायदे से देखें तो वो ये जो कलर या कहिए कि कोई काला है कोई गोरा है, खुद उनका रंग दबा हुआ है, आप जानते हैं। मतलब और ऐसे देखा जाए जनरल परसेप्शन में माना जाता है कि अगर आप ग्लिटर ग्लॉस की दुनिया में हैं और एक्ट्रेस हैं तो आपको ये होना, बॉडी शेप ऐसा होना चाहिए, ऐसा अपीयरेंस होना चाहिए, ये आपका स्किन का कलर ऐसा होना चाहिए। तो स्किन के कलर को लेकर वो दुनिया भर में कोई कैंपेन चलाती है। तो कायदे से देखें तो हमारी फिलहाल इस रिसर्च में वो एक थोड़ा सा हाशिए की चीज है। लेकिन उस हाशिए की चीज को जब आप बीच में सेंटर में ले आते हैं तो आपको कुछ और अनएक्सपेक्टेड जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। इससे आपको वो जो एक रेटरिक क्वेश्चन फ्रेमिंग है उससे अलग आप एक आदमी के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं। और उस बातचीत के दौरान कि कैसे वो कलर को लेकर उनका जो आर्गुमेंट है वो फिर जैसे जैसे खुलता जाएगा आपको दुनिया भर में ऐसी सेलिब्रिटीज जो ये जो कलर डिफरेंस या कहिए वो जो एक वायलेंस है उसको लेकर दुनिया भर में और दूसरे लोगों ने कैसे किया, इसका भी एक बैकग्राउंडर आप तैयार करेंगे और उसको वहां प्लेस करेंगे। फिर आप उसको हवा में, नंदिता दास कोई उसकी अकेली चैंपियन नहीं है, बल्कि दुनिया के ये और दूसरे इंपॉर्टेंट लोग भी इसको लेकर सेंसिटाइज करते रहे हैं, स्किन कलर को लेकर या ब्यूटी प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करना है नहीं करना है, उसमें ब्यूटी इंडस्ट्री क्या कर रही है, उसमें हमारे कलर को लेकर एक प्रिडोमिनेंट हमारा जो कॉलोनियल पास्ट है वो कैसे रोल प्ले करता है। ये सब करके आपको आपके इस क्यूरियोसिटी को एक थोड़ा ब्रॉडर इंक्लूसिव एक क्वेश्चन क्यूरियोसिटी का एक की दुनिया पैदा करेगा मेरे साथ। जी सर, शुक्रिया सर। सो बहुत शुक्रिया। आपका पॉइंट ये था कि जस्ट टू समराइज जो मैं समझा कि उनका जो एक मेन फैक्ट्स और जो मेन बॉडी ऑफ वर्क है उसके अलावा आप ये आइडेंटिफाई करें कि उनके और क्या इंटरेस्ट्स हैं या वो और क्या चीजें करते हैं, और उसमें से शायद ऐसी चीजें मिले आपको जो उनके लिए पर्सनली काफी मीनिंगफुल है और जिसके बारे में शायद वो डिस्कस करने के लिए भी काफी ओपन रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैन आई आस्क वन मोर क्वेश्चन? जैसे हमारे पास जो हमारे गेस्ट आए हैं, कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट के साथ जैसा आपने बताया कि उनसे फ्रेंडशिप करनी पड़ती है जिससे वो चीजें बहुत इजीली बोल सके। लेकिन कई बार कई बातें, कई गेस्ट बहुत एक्टिव होते हैं, उनको पता होता है कि ये नहीं बोलना है, तो वो उसका जवाब नहीं देते या घुमा फिरा के देते हैं। पर हमारे ऊपर ये प्रेशर होता है कि वो चीज निकालनी है उनके मुंह से, जो सच्चाई जो है मतलब निकालनी है। तो हम को मतलब मैं जितना समझ पाई हूँ इससे, वो शब्दों से खेलना, ये गेस्ट को अपने भरोसे में लेना, अपने साथ फ्रेंडली करना, ये सब शब्दों का खेल है। तो उसके लिए शब्दों को कैसे यूज करना चाहिए? मतलब कुछ जैसे हम लोग सोच सकते हैं कि शेरो शायरी या कुछ इस टाइप की छोटी-छोटी बातें होती हैं, वो बोलना या कुछ, वो उसके बारे में पता करना था। क्योंकि मैम होता है जब हम बोलते हैं, तो हमारा बोलना ही इतना पावरफुल होना चाहिए कि सामने वाला हमें खुद ही सब कुछ बता दे। जी बिल्कुल, ये ये बहुत जरूरी है। और ये शब्दों से होगा नहीं, ये इरादों से होगा। इरादों से मतलब आप किस पर्पस से कोई इंस्टिगेशन कर रही हैं या कोई इंक्वायरी कर रही हैं, ये पर्पस बहुत जल्दी साफ हो जाता है आपके गेस्ट या आपके सब्जेक्ट के सामने। अगर उसमें किसी तरह का कोई भी मलेशियस इंटेंशन होगा, और वो होता है, अगर आप
इस इरादे से गए हैं कि आप अपनी स्टोरी में एक मसाला डालेंगे तो आप बहुत जल्दी में रहेंगे और आप हमेशा इस तरह ओरिएंट करेंगे उस मुलाकात को जिससे कि आपका जो शाम की स्टोरी में मसाला है वो आपको मिल जाए। और मिल गया अगर शुरू के 5 मिनट में ही, तो आप तो अगले 1.5 घंटे क्यों इन्वेस्ट करेंगी, इसलिए आप फौरन पैकअप करके चली आएंगी। ये बात समझने की है। ये जो लोग करते हैं उन्हीं से ये जो गेस्ट होते हैं, वही गेस्ट जो आपके सामने ये भी कह सकता है कि आज मैंने आपसे बात करके जो खुशी हासिल की है, जैसा कि मैं कह रहा था। और ऐसे गुफ्तगू के केस में तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि लोग रोते हैं, इस तरह रोते हैं जैसे आंसू उनके बह रहे होते हैं और हमें रिकॉर्डिंग रोक देनी पड़ती है। ये भी मौका आता है कि लोग रोने लगते हैं, लोग अपने डाउन द मेमोरी लेन जाते हुए या किसी एनेक्डोट को याद करते हुए या किसी रिग्रेट को सबमिट करते हुए लोग रोने लगते हैं। उसी तरह ऐसे लोग ये कहकर बातचीत को खत्म करते हैं कि आज जो बातचीत हुई इससे पहले मैंने कभी ऐसी बातचीत किसी के साथ नहीं की थी। लोग इंटरव्यू बहुत लेते हैं लेकिन बातचीत किसी ने नहीं की। या ये लोग कहते हैं कि मुझे लोग चाहते तो बहुत हैं, प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कोई मुझे समझता नहीं। ये जो अचीवर्स हैं, ये जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनसे हमारा टाइम अफेक्टेड होता है, मतलब हमारे परसेप्शन पर, हमारे ओपिनियन पर जिनका असर होता है, जो बड़े बड़े नामी लोग हैं, वो आमतौर पर अपने दिल की बात दिल में रखते हैं क्योंकि उनसे वो कभी दिल की बात पूछी नहीं जाती। उनसे उतनी बात पूछी जाती है जिसे ट्रिविलाइज किया जा सके, जिसे अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और जो आप अभी पूछ रही हैं असल में वो वही काम है। जब आप कहती हैं कि कैसे वो कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाएं कि अगला आदमी वो उगल दे, बोल दे और मतलब आपका मिशन सक्सेसफुल हो जाए। नहीं स्मृति नेगी, अगला आदमी आपके मिशन को कामयाब करने के लिए अपनी जिंदगी नहीं जी रहा है कि एक दिन स्मृति नेगी आएंगी, मुझसे एक ऐसा सवाल पूछेंगी, मैं उनको एक ऐसा जवाब दे दूंगा, वो अपने एडिटर को जाकर कहेंगी कि लो मैं निकाल कर ले आई, मैं किष्किंधा पर्वत से जड़ी बूटी ये लेकर आई। ऐसे नहीं, ये एक बॉन्ड है जो बहुत इन्वेस्टमेंट यानी इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी, इमोशंस के इन्वेस्टमेंट की मांग करता है। हो सकता है कि वो जवाब जिसकी तलाश में आप हैं वो कॉन्वर्सेशन के किसी 2 घंटे 5वें मिनट पर मिले। क्या आप इतना टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं? क्या आपका एडिटर या जिसने आपको असाइन किया है कोई स्टोरी, क्या इस बात के लिए तैयार है? क्या आप इतना टेप या मेमोरी कार्ड कंज्यूम करने, लाइट उतनी देर तक जलाने और अपने घर जाने की जल्दी को कुर्बान कर सकती हैं अपनी स्टोरी के लिए? नहीं कर सकती। इसलिए आप हमेशा ये ओपिनियन बनाती हैं या इस नतीजे पे पहुंचती हैं कि अगला आदमी मेरे एजेंडा को कामयाब नहीं कर रहा है, इसलिए वो छुपा रहा है, वो बीटिंग द बुश कर रहा है, वो इधर उधर की बातें कर रहा है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। तो ये प्रोफाइलिंग के केस में, मतलब स्टोरी के केस में तो ये उम्मीद जायज है क्योंकि आपके पास डेडलाइन होती है कि आपको लौट करके न्यूज रूम में एक स्टोरी फाइल करनी होती है। इसलिए आप सोचते हैं कि जो अभी पुल बनता हुआ गिरा उसके बारे में आपका जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या कोई ठेकेदार है या पीडब्ल्यूडी का कोई बड़ा अथॉरिटी है वो ये कह दे कि इसके पीछे गजोधर शर्मा जिम्मेदार हैं। आप ये सुनना चाहती हैं और अगले 5 मिनट के अंदर ही आप स्टोरी वाइंड अप करके वापस आना चाहती हैं। क्योंकि वो गजोधर शर्मा का नाम नहीं ला रहा है जो उसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए आपका एजेंडा डिफीटेड आप महसूस करती हैं और आप उस आदमी के बारे में ये सोचती हैं कि वो बीटिंग द बुश कर रहा है, वो इधर उधर बातों को छुपा रहा है। और ऐसा भी होता है, जो वो हार्डकोर जर्नलिज्म, हार्डकोर करंट अफेयर्स के केस में ये सब होता है। अभी हम लोग चूंकि बात कर रहे हैं एक सॉफ्ट स्टोरी, सॉफ्ट लीगेसी कीपिंग और ऐसे फील्ड जिनका सीधा रिश्ता पावर और हेजिमनाइजिंग के साथ नहीं है। पावर और हेजिमनाइजिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें सब लोग बच बच कर काम करते हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, एक दूसरे के साथ एक मिली भगत का हिस्सा है, इसलिए वो आपके सामने फैक्ट्स को छुपाना चाहेंगे। अब उसमें भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया टाइम का
टाइम का, एनर्जी का, या जो भी इमोशंस का, तो वो उसका रिटर्न आपको देर सवेर मिलेगा। स्मृति, मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी बात आपको मैं समझा सका। नहीं, वो आपने थोड़ा मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड कर दिया। मैं गेस्ट्स की बात, जो एंटरटेनमेंट के सिंगर्स हो गए, उनकी बात ही कर रही। मैं इस बार पॉलिटिकल मुद्दे में नहीं बात कर रही थी। हाँ हाँ, कई बार गेस्ट्स होते हैं, वो चीजें नहीं बताना चाहते क्योंकि उनकी भी प्राइवेसी होती है, काफी आप एक प्राइवेसी होती एग्जाम्पल से बताइए, है। किसी एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल। जैसे मैं कैसे बताऊं, मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, मतलब स्टोरीज वाले। जैसे ऐश्वर्या राय जी ने भी कई सलमान खान की काफी बातें बताई थी कि हम्म उनको बहुत टॉर्चर किया गया। जैसे दीपिका ने अपने साइकोलॉजिकल उसके बारे में बताया था, उसने क्या क्या फील किया। पर हम्म वो ऐसा नहीं उसने हर रिपोर्टर को बताया। आप हम्म, मेरी बात समझ रहे हैं ना? उन्होंने किसी पर्टिकुलर को बताया, उनको बताया जिनके साथ वो कनेक्ट हो गई। जी बिल्कुल, वो उसी को तो बताएगा कोई आदमी, उसी को वही बताएगा। तो वही कनेक्शन कैसे बिल्ड करना। कई बार ऐसा होता है शब्दों कि हम जिस तरीके से बोल रहे हैं, हम जो शब्द यूज कर रहे हैं, जैसे हम किसी को बोल देते हैं कि इधर आना, और किसी को हम प्यार से बोलते हैं इधर आइए, तो हम्म, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शब्द, हाँ, तो वही शब्द का तरीका, वो पूछ रही थी कि हमको कैसे बोलना चाहिए। जैसे होता है कि कोई किसी को पोएट्री बहुत पसंद आती है, तो 2 लाइन कविता की गा दो उसके सामने, तो वो और इंटरेस्ट लेने लग जाता है कि अच्छा आप भी उनको सुनते हैं। आप फिर वो बातें होने लग जाती है। तो मैं वो कनेक्शन की बात कर रही थी, नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं कर रही थी इस बार। मैं समझा। तो इस केस में भी आप देखिएगा, जिनको, अब आपने दो एग्जांपल ऐश्वर्या राय के या दीपिका पादुकोण के जो दिए, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कौन थे जिनको उन्होंने अपनी बात बताई। उसी तरह जैसे कि ये इंटरपर्सनल एक बॉन्डेज की बात भी होती है। मान लीजिए कि आप अफ्रीका से एक जर्नलिस्ट ऐश्वर्या राय के पास आया, जाहिर है कि वो ना उससे तू तड़ाक करेगी, ना उसको ये कहेगी कि जैसा कि तुम जानती हो कि जब हम लोग पिछले दिनों पार्टी में मिले तो ये हुआ था। वो पास्ट रेफरेंसेस भी उसमें नहीं होंगे, वो एक इम्पर्सनल डिटैच्ड बातचीत होगी। तो आप अफ्रीका से आए हुए किसी जर्नलिस्ट के साथ ऐश्वर्या राय कभी भी अपने पर्सनल इमोशनल रिलेशनशिप या एनेक्डोट शेयर नहीं करेंगी। उसी तरह स्मृति नेगी अगर खुद देखें तो किसको वो बोलेंगी इधर आ जा और इधर आइए, ये वो खुद तय करेंगी। तो ये जो पर्सनल बॉन्डेज है, ये भी उसकी एक हिस्ट्री होगी, और वो भी उसका कोई रूल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्मृति नेगी से किसी ने 2 शेरो शायरी सुना दिया या कोई ऐसी मीठी बातें कर दी और वो खुल गई। खुलने के लिए जाहिर है कि उस रिलेशन का, उस बॉन्डेज का एक पास्ट होगा जो बनाया जाएगा, वो अचानक एक दिन नहीं बनेगा। इसलिए आप अपने ही एग्जाम्पल में खुद पाएंगी अपने सवाल के जवाब में कि जिस आदमी, जिस औरत या जिस इंटरव्यूअर के साथ दीपिका या ऐश्वर्या ने जो शेयर किया होगा, उनके रिलेशंस के कुछ एक पास्ट रेफरेंसेस भी मिलेंगे। वो जो कहते हैं कि इनसाइडर्स, के दो लोग एक ही, कहते हैं कि एक ही इंडस्ट्री में दोनों लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह से कर रहे हैं। मतलब एक स्क्रीन के सामने है, एक हो सकता है कि कोई मार्केट एनालिटिक्स में काम कर रहा हो, तो है तो वो, लेकिन इंडस्ट्री के इंटरनल लोग हैं, इनसाइडर लोग हैं। तो उनके बीच ऐसे भी बातें कैजुअल गपशप में भी होती हैं, सिवाय रिकॉर्डिंग के। जरूरी नहीं है कि हमेशा रिकॉर्डिंग ही हो सकता है कि पिछली रात भी इस पर बात हुई हो, पिछले शाम या पिछले हफ्ते की एक पार्टी में ये चर्चा हुई हो। इसलिए वो एक पर्सनल बॉन्डेज, दूसरी तरह का स्पेशल बॉन्डेज है, जिसमें वो रिविलेशन सामने आते हैं। अगर आपने भी वो बॉन्डेज कमा लिया तो वो आपके सामने भी आएंगे। ओके, तो मतलब हमको पर्सनल बॉन्ड क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन दिस केस अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे पर्सनल एनेक्डोट्स चाहिए आपको, तो पर्सनल बॉन्ड ही जरूरी होगा, हमेशा नहीं होगा। और हमेशा मेरा ख्याल है कि आप ये नहीं जानना चाहेंगी कि ऐश्वर्या राय सलमान खान के साथ कितने साल तक कोर्टशिप करती रही। ये आपका कोई पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। ये एक बहुत ही पर्सनल एक अफेयर है। वो शायद आपका कोई एजेंडा सॉल्व नहीं करेगा। आप उसमें घुसना क्यों चाह रही?
एक्चुअल में नहीं, जब हम इतने सारे सेलिब्रिटीज या सिंगर्स हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या क्या सरवाइव किया अपनी लाइफ में, वो उस चीज से कैसे बाहर निकले, क्योंकि हम जिस भी परिस्थितियों से गुजरते हैं वो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस देके दूसरों को भी एक हिम्मत बनाता है कि वो निकल सकते हैं तो हम भी। तो कई हाँ सारी चीजें। हाँ, नहीं तो हाँ इसमें आपको ये भी मालूम है कि कई बार जिसको येलो जर्नलिज्म जिसे कहा जाता है, और एंटरटेनमेंट में ये जो जर्नलिज्म है ये तो बहुत चलता है। इसमें बजाय इसके कि आप किसी सेलिब्रिटी के सब्सटेंशियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बात करने के बजाय आप ट्रिविलाइज करें, आप हमेशा उसके रिलेशनशिप, उसके पर्सनल उसमें पीपिंग वॉयरिज्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये इससे इस फ्रेमवर्क से बाहर निकलने, क्योंकि उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। मैं कहता हूं कि स्मृति नेगी को इससे क्या लाभ मिलेगा कि कितने दिनों तक ऐश्वर्या राय और सलमान खान प्यार मोहब्बत की जोड़ी में बंधे रहे, इससे आपसे क्या सीख मिलेगी बताइए। नहीं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही थी, मतलब हाँ मैंने हाँ दीपिका का भी एग्जांपल दिया था, जैसे हाँ उसने कैसे वो उस चीज से बाहर निकली, जो डिप्रेशन जो था हाँ इन चीजों से। जैसे वो ऐश्वर्या के लिए भी इतना इजी नहीं था डिप्रेशन से बाहर निकला, क्योंकि वो बहुत टॉर्चर उसने झेला था उस टाइम पे। जी तो जैसे आजकल लड़कियां ऐसी होती, जरा सा कुछ होता है सुसाइड कर लेती हैं, जरा सा कुछ होता है वो उनको लगता है सेलिब्रिटीज है तो उनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जी बट एक्चुअल में सेलिब्रिटीज को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन वो दिखाते नहीं है कभी भी। जी तो वो चेहरा भी आना चाहिए कि भैया वो भी ये सब चीजें, वो भी ह्यूमन है हमारी तरह, जी। नॉर्मल ह्यूमन है, उनको भी पेन होता है, वो भी सुख दुख में रहते हैं। तो क्योंकि हमें सेलिब्रिटीज का हमेशा खुशी खुशी दिखता है, हाँ, तो हंसने वाला इसीलिए चेहरा। इसीलिए मेरा ख्याल है कि आपने गुफ्तगू सीरीज के सेलिब्रिटी टॉक्स नहीं देखे हैं, इसलिए आप शायद ये बात कह रही हैं। एक बार देखिए तो आप देखिए कि वहां पर यही बातें, कैसे आप डिप्रेशन से बाहर निकलेंगी, इसको एक पर्सपेक्टिव में रखकर कैसे किया गया है, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। अगर एक बार आप देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि उसको मैं कैसे करता हूँ। मैं बजाय इसके कि उस किसी पर्सनल अफेयर को कॉन्टेक्स्ट में लाकर हम उसको थोड़े ब्रॉडर साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क में, उसी बात वही होगी और उससे देखने वाला खुद बेनिफिटेड होगा, लेकिन उसको करने का तरीका ट्रिविलाइज करने के बजाय और एक ऐसी जगह पर ले जाने के बजाय जहां वो चुप हो जाए, अपने दरवाजे बंद कर ले अपने शेयरिंग के, उसके बजाय वो खुलते हैं कैसे, ये आप देख सकती हैं। अगर आपने ना देखा हो तो आप एक दो एपिसोड देखकर अंदाजा लगा सकती हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। सर अ, सर एक डाउट है सर। जी ये अब तक अपन ज्यादातर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मीन्स क्या पब्लिक को ज्यादा यूटिलाइज हो रहे सेलिब्रिटी की इंफॉर्मेशन से ज्यादा। फॉर एग्जांपल आई वांट टू से थ्री थिंग्स सर। वन इज फॉर चाइल्ड चिल्ड्रन का। सपोज फॉर एग्जांपल सीढ़ियों के नर्सरी बच्चों को ग्राउंड फ्लोर में अरेंज करने का है एक्चुअली रूल एज पर रूल स्कूल्स को। लेकिन आजकल छोटे छोटे बिल्डिंगों में भी बच्चों को ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वैसा प्रोवाइड कर रहे। बच्चे क्या है ढकलते हुए सीढ़ियों के ऊपर से आते इस टाइम पे स्केयर फील करते। मतलब वो फीलिंग्स की जो बात रहती उन लोगों की छोटी मोटी तकलीफ रहती वो डे टू डे लाइफ में एवरी किड ऑल्सो फेसिंग दिस स्मॉल प्रॉब्लम बिग प्रॉब्लम ऑल्सो। व्हेन आई जी थिंक गिर गई तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता हो। जी। तो ये इश्यूज भी क्या है पब्लिक को ज्यादा पब्लिक यूटिलाइज कर सकते हैं ये तो। हाँ हाँ मतलब ज्यादातर अपने सेलिब्रिटी के इंफॉर्मेशन से ज्यादा ये हाँ छोटे बात। और एक बात देखिए सर ओल्ड एज पीपल ज्यादातर एनआरआई में ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल इकोनॉमी होने से फॉरेन में जाके सेटल हो रहे बच्चे। बच्चों के लाइफ इंपॉर्टेंट है हमारा क्या है उनके यहाँ रह जा रहे बच्चे। लेकिन कोविड टाइम पे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल हो गए ओल्ड एज पीपल से। उन जी लोग डेथ हो गए तो भी उन लोग इधर नहीं आ सके। हाँ कितना अमाउंट रहने के बावजूद भी इश्यू तो इश्यू ही रह गई। बिल्कुल और एक एनवायरमेंट वे में भी देखे तो सर अब अपन प्लास्टिक यूज करके अब बच्चे सो खाना भी क्या है प्लास्टिक कवर में डाल के घींटे डाल के बाहर फेंक देते। वो एनिमल्स क्या है एज इट इज ईटिंग। तो जो भी एनिमल्स की वैसा खाने से क्या है उनके सेहत को भी हार्मफुल हो जा रहे प्लास्टिक पूरा पेट में भर जा रहा हो। तो ये टाइप ऑफ इश्यूज क्या है मोटिव देखिए अपना ज्यादा पब्लिक को यूज होने का इंफॉर्मेशन है ये। बिल्कुल मतलब ऐसे टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को भी अपन इंटरव्यू के जरिए भी बता बिल्कुल सकते सर बिल्कुल यानी तो अपने बिल्कुल ओन व्यू के वे में बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल आप करिए इसको, जी जी सर। बिल्कुल करिए, शुरू कीजिए, बहुत जरूरी मतलब
छोटे बच्चों से भी पूछ के भी बात हाँ हाँ, करिए सर का बोल सकते हैं ना बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत जी जरूरी। सर। जी जी। इवन कॉलेज के बच्चों में भी हाँ हाँ। सुसाइड केसेस डेवलप हो रहे, हम्म, डिप्रेशन में जा रहे बच्चे भी। क्या बिल्कुल। स्ट्रगल हो रहा असल उन लोगों को, क्यों मेंटल स्ट्रेस हो जा रहे हैं, ये बातों जी जी, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह विल ट्राई। सर जी जी सॉरी सर, ऑलरेडी आई नो काफी टाइम हो गया, बट क्विक क्वेश्चन, जी क्योंकि बताइए। हमारा डिस्कशन इज अबाउट स्पीकिंग टू एक्टिविस्ट इन द फ्यूचर एक्सेट्रा। ऐसा कई बार होता है कि हालांकि हमारा आइडियोलॉजीज में मैच, बट इन सम एरियाज दे कम फ्रॉम लाइक अ डिफरेंट प्लेस, और वहाँ पे अगर एंड गोल हमारा सेम ही है, ब्रॉडली अगर हम सेम सोच रहे हैं, मगर सपोजिंग कोई रूट, मतलब कोई ऐसी चीज के बारे में बोला जा रहा है जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो, जी एंड यू एज अ होस्ट डू नॉट अग्री विद दैट, जी और आपको ये महसूस होता है कि आपको ये पॉइंट जैसे रखना चाहिए, जी। तो फर्स्टली माय क्वेश्चन इज, शुड यू एज अ होस्ट टेक अ completely न्यूट्रल स्टैंड? नंबर टू, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको इसमें ऐड करना चाहिए क्योंकि द एंड गोल इज अवेयरनेस, हम्म, व्हाट इज द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग दैट, आपके ओपिनियन में? मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही ओपिनियन को दो अलग अलग कॉन्वर्सेशंस के जरिए, यानी कि जरूरी नहीं है कि उसी एक आदमी से जिसका एक पर्टिकुलर ओपिनियन है उसी में दूसरे को कन्फ्रंट कर दिया जाए। ये इसके बजाय जो दूसरी ओपिनियन है उसको आप दूसरी पैकेजिंग में सामने लाइए, दूसरे कॉन्वर्सेशन में सामने लाइए, जिससे इसकी बात अपनी जगह पर रहेगी और उसकी बात उसके लिए काउंटर नैरेटिव बन गया, बजाय इसके कि आप खुद उसमें पार्टी बनकर एक अपना अपना फिर वो फिर कर भी सकते हैं आप, कर सकते हैं वो, उस केस में आप शायद एक एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट की रोल में रहेंगे। ओके, एज एन अंडरस्टूड। एक्टिविस्ट जरूर आप कर सकते हैं ये, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की तरह करना चाहते हैं तो दोनों ओपिनियंस को सामने लाने के लिए दो अलग अलग टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब लाइक लीड विद, आप जो, मतलब द एंड दैट यू वांट टू डू, अगर ये इंसान से आपको नहीं मिलता है तो वो मैसेज आप किसी दूसरे और पे, के पास से लीड हाँ, करके निकालें। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ठीक रहेगा, बजाय इसके कि आप कन्फ्रंट करें वहाँ और सब चीजें एक किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस को पैदा करें। वो आपका चॉइस है, आप चाहें तो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन फिर इसके लिए भी तैयार रहिए कि कोई तीसरा आदमी जब आपको टाइम देगा तो ये मान के चलेगा कि ये एक आर्गुमेंटेटिव जर्नलिस्ट है और इसके साथ हम बात करेंगे तो ये हमारी बात को इस तरह नीचा दिखाएगा या अपना एजेंडा पुश करेगा। ये आपके ऊपर है कि आप चाहें तो ऐसा कर सकती हैं। थैंक यू सर। जी। हाँ ठीक है, तो हम समझते हैं कि आज की बातचीत इतनी, अगले क्लास में मिलेंगे जल्दी, और आप सभी जो लोग इस क्लास में थे जरूर इससे कुछ ना कुछ फायदा उठा पाए होंगे, और अपने साथियों से कहिए कि अगर वो भी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में मेरे साथ आना चाहते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत खैर मकदम रहेगा। बहुत शुक्रिया।